हेलो गाइस। लास्ट क्लास में हमने पारद के संस्कार कंप्लीट किए थे। इस क्लास में हम देखेंगे पारद की गतियाँ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गतियाँ भी और संस्कार भी। हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, देखते हैं तो पारद की गतियाँ क्या होती है। तो पारद का गुण क्या होता है? पारद बहुत ज़्यादा चंचल होता है। तो उस चंचल होने के कारण पारद का जब प्रक्षालन करते हैं, शोधन करते हैं, संस्कार करते टाइम जो भी क्रियाएं करते हैं तो उसके नष्ट होने का भय होता है, क्योंकि चंचल होता है तो वो इधर उधर से उन क्रियाओं के द्वारा नष्ट होता है। जैसे अगर हम प्रक्षालन करते हैं तो प्रक्षालन करते टाइम कुछ पानी के साथ बह जाता है, इस तरीके से। तो पारद में स्वभावतः चंचलता रहती है। अतः इस चंचलता के कारण पारद का विभिन्न क्षार अम्ल आदि औषधियों के साथ मर्दन, मूर्छन, स्वेदन, प्रक्षालन जो भी क्रिया करते हैं, गालन आदि क्रियाओं करते समय वह नष्ट होने का भय होता है और संस्कार पूर्ण होने तक पारद अल्प मात्रा में प्राप्त होता है। मतलब ऐसा होता ही है कि जब हम ये सारी क्रियाएं करते हैं तो हमने जितना भी पारद लिया तो लास्ट में हमको जो पारद प्राप्त होगा वो क्वांटिटी कम हो जाती है। मतलब तो वो पारद गया कहाँ? तो वो अपनी गतियों के थ्रू नष्ट हो चुका है। अब इस प्रकार पारद के कम होने या नष्ट होने के मार्गों को ही पारद की गतियाँ कहते हैं। मतलब जो भी हम क्रियाएं करते हैं उस क्रियाओं को करते टाइम जितना भी पारद नष्ट हुआ है तो वो किसके कारण नष्ट हुआ है? तो पारद की गतियों के कारण नष्ट हुआ है। अब पारद की कितनी गतियाँ बताई गई है? 5 बताई गई है रसक्त समुच्चय के अकॉर्डिंग। देखेंगे जल, हंस, हंस गति, मल गति, धूम गति, जीव गति। अब देखो जल के अंदर क्या हंस तैर रहा है? ऐसे तो सबसे पहले तो याद रखना कि पारद जो होता है वो चंचल होता है तो वह नष्ट हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ क्या है? प्रक्षालन, दोहने के कारण सबसे बेसिक। ये अगर हम पारद का प्रक्षालन कर रहे हैं तो पारद नष्ट होगा। तो जल सबसे पहले आएगा। तो जल गति, जल में क्या है? हंस है, उसने मल त्याग किया। ठीक है, मल और धूम त्याग किया, ऐसे याद रखना। और वो जीव गति और वहाँ की जीवों को कष्ट पहुँचाया। जो पानी में और भी जीव रहते थे तो उन्हें कष्ट पहुँचाया। तो जल गति, जल सबसे बेसिक याद रहेगा। हंस गति, मल गति, धूम गति और जीव गति। वहाँ के जीव फिर जो थे वो मतलब पानी में, मतलब जल में जो जीव रह रहे थे उनको कष्ट हुआ इन चीज़ों से। किससे? हंस के मल से और धूम त्याग से। अब देखेंगे, इनकी डेफिनेशन देखते हैं। जल गति क्या होती है? तो जल का जब पारद का मर्दन, मूर्छन आदि संस्कार उपरांत उष्ण जल के बाद प्रक्षालन किया जाता है। ये हमने देखा है, पहले भी मैंने संस्कार पढ़ाए थे। शोधन जब पढ़ाया था तो देखा था हमने कि लास्ट में क्या कर रहे थे हम? मर्दन, मूर्छन करने के बाद जल से प्रक्षालन, कांजी से प्रक्षालन, तो प्रक्षालन किया जाता है। तो प्रक्षालन करते समय जो होते हैं वो पारद के सूक्ष्म कण भी जल के साथ निकल जाते हैं। तो इन्हें भ्रमवश जल मान लेते हैं और पारद के कण जो होते हैं वो जल के साथ निकल जाते हैं और पारद में कमी आ जाती है। मतलब पारद की जो क्वांटिटी होती है उसमें थोड़ा सा वो कम हो जाता है। तो जल गति मतलब जल के साथ गति। जल के साथ गति कब करेगा? प्रक्षालन के टाइम। प्रक्षालन हम कब कब करते हैं? मर्दन, मूर्छन जैसे संस्कार करते टाइम जब भी हम प्रक्षालन करेंगे तो पारद के कुछ कण जल के साथ चले जाते हैं और हमें यह भ्रम होता है कि वो जल ही है। तो इस तरीके से हम उसे जाने देते हैं। ठीक है, अब है हंस गति। हंस गति क्या होती है? तो पारद को अन्य पदार्थों के साथ मर्दन करते समय एक पात्र से दूसरे पात्र में डालते समय शीघ्रता करने से सूक्ष्म कण उछल कर चले जाते हैं। जैसे हमने एक पात्र में हमने मर्दन किया, अब उस पात्र से हम उसे दूसरे पात्र में डाल रहे हैं तो उस टाइम पे जो उसके कण उछल के बाहर जाएंगे वो हो जाएगी हंस गति। यहाँ पे इसको नाम हंस क्यों दिया है? कि भाई उछल के बाहर जा रहा है तो उस वो जो कण है पारद के वो कुछ इस तरीके से गति करते हैं जैसे हंस चल रहा हो, इसलिए उसे हंस गति कहते हैं। हंस देखने है, हंस पक्षी के समान पारद के श्वेत शुभ्र कण उड़कर गिर जाने से पारद के भार में कमी आ जाती है और इस क्रिया को हंस के उछलने या उड़ने की क्रिया के सामने ही माना जाता है, इसीलिए इसे हम हंस गति कहते हैं। तो हंस गति में क्या हो गया? जब हम एक पात्र से दूसरे पात्र में डाल रहे हैं तो वो उछल के बाहर जा रहे हैं, मतलब जैसे हंस उड़ रहा है इस तरीके से। तो ये हो गई हंस गति। जल गति, जल के साथ जो उसका नष्ट हो रहा था वो जल गति में आ जाएगा। अब है मल गति। मल गति में नाग भंग आदि पारद के मलों को दूर करने के लिए पारद की पातन आदि क्रियाएं जो हम कर रहे थे तो उस समय मल के साथ मिल करके कुछ पारद निकल जाता है। मतलब जब हम मल हटाते हैं तो मल के साथ साथ कुछ पारद निकल जाता है तो उसे हम मल गति कहेंगे।
मर्दन आदि के पश्चात उष्ण जल, कांजी आदि द्रव्यों द्वारा प्रक्षालन करने पर मर्दन आदि के कल्क द्रव्यों के कृष्ण, दूषर आदि वर्णों का मलयांश निकलता है और उसके साथ पारद की हानि मल के साथ निकल जाने के कारण होती है। इसे हम मलगति कहेंगे। मतलब हम जब मतलब पारद के मलों को या दोषों को बाहर निकालते हैं तो उन दोषों के साथ साथ जब उस पारद के कणों का भी नाश हो जाता है तो उसे हम कहेंगे मलगति। जैसे कल्क की मर्दन कर रहे हैं तो मर्दन करते टाइम वो कृष्ण और दूसर वर्ण का हो जाएगा, मतलब मलयांश हो जाएगा। हम उसे हटा देंगे तो उसमें कुछ कुछ पारद के कण भी मिलेंगे। तो ये हो गई उसकी मल गति। मल के बाद क्या था? धूम। धूम गति में है उत्थापन, पातन, गंधक की जारना। जारना हम आगे पढ़ेंगे। जारना वैसे हमने दीपन में भी बताया था कि जो दीपन संस्कार था उसमें हम पारद को क्या कर रहे थे, उसको उसकी दीपनीय शक्ति या उसकी ग्रास करने की पावर को हम बढ़ा रहे थे, तो वही जारना है। तो उत्थापन, पातन, गंधक, जारना आदि प्रक्रियाओं के समय क्या होता है? पारद की मूर्छना के समय गंधक आदि के साथ अति तीव्र अग्नि हो जाने के कारण असावधानी व स्वभावतः पारद वाष्प बनकर धूम रूप में उड़ जाता है। मतलब जिन क्रियाओं में भी धूम गति कहाँ होगी? जहाँ अग्नि होगी। तो जिन क्रियाओं के द्वारा हम पारद को बहुत तेज अग्नि देते हैं तो उस अग्नि देने के कारण पारद क्या होता है? लिक्विड हो जाता है। अगर वो क्वथनांक मतलब उसके बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा उसको अगर अग्नि दे दी है तो वो क्या हो जाएगा? वाष्प बन के उड़ने लगेगा, तो वो धूम रूप में उड़ जाता है। पारद के वजन में कमी हो जाती है इस यहाँ पे, मतलब इसके कारण, और धूम रूप में निकलते पारद की गति को ही हम धूम गति कहते हैं। धुआं कहाँ होगा? जहाँ अग्नि होगी, तो अग्नि के सहयोग के कारण और यहाँ पे होगी धूम गति। अब होती है जीव गति। देखो ये जो 4 गति हमने पढ़ी है, कौन कौन सी? सबसे पहली जल गति, जल में क्या है? हंस गति, मल गति और धूम गति। तो ये 4 जो गतियाँ होती है वो हम फिर भी देख सकते हैं, यह जानी जा सकती है कि हाँ जल के साथ कुछ चले गया है, पारद के कण कुछ धूम के साथ, कुछ मल के साथ। लेकिन ये इसका नाम ही है कि जीव गति। जैसे कि शरीर से आत्मा निकलती है तो नहीं दिखता है, वैसे ही ऐसा कहा गया है कि मतलब इन ऊपर की जो 4 गतियाँ हैं उनको हम नहीं भी होने दें तब भी कुछ पारद की क्वांटिटी में हमें कमी मिलती है संस्कार के बाद या शोधन के बाद। तो ऐसा क्यों? तो ये वो हो गई है पारद की जीव गति जो दिखती नहीं है। ठीक है, तो उपरोक्त 4 गतियाँ प्रत्यक्ष दृश्य होती है, किंतु इन 4 गतियों के अतिरिक्त 5वीं गति जीव गति है, जो कि क्या होती है? अदृश्य होती है। इस गति को मंत्र, ध्यान आदि के द्वारा ही रोका जाता है। ठीक है, जिस प्रकार मनुष्य के शरीर से आत्मा निकलती है या दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार प्रयोग के क्रम में पारद के निकलने की गति को न कोई देख सकता है। मतलब जो गति दिखाई नहीं दे रही कि पारद कहाँ नष्ट हुआ है, तो वो गति हो जाती है पारद की जीव गति। पारद के निकलने की गति को न कोई देख पाता है और ना ही पारद की इस गति को कोई रोक पाता है। ना ही कोई रोक पाता है और ना ही देख पाता है, लेकिन ऐसा कहा गया है कि मंत्र या ध्यान से इसको रोक सकते हैं, जिससे पारद की अदृश्य हानि होती है। और इस अदृश्य हानि को ही क्या कहा गया है? जीव गति। अतः विद्वान वैद्य सावधानी पूर्वक पारद की रक्षा करे, क्योंकि अगर हम पारद वैसे इतना ज़्यादा महंगा होता है, उसका शोधन, संस्कार, ये सब करते टाइम हमको इन गतियों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये गतियों का ध्यान नहीं दिया तो पारद अल्प मात्रा में प्राप्त होगा और पारद नष्ट होता जाएगा। ये हो गई पारद की 5 गतियाँ। अब है पारद के बंध। वैसे बंध इम्पॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे नहीं जाते हैं, सिर्फ हम नाम ही देखेंगे। उसके अंदर का अगर आपको पढ़ना है तो आप बुक से पढ़ सकते हैं। तो क्या होता है पहले ये देखते हैं। डेफिनेशन याद रखना, नंबर याद रखना, नाम ये याद रखना है। ठीक है, जिन प्रक्रियाओं को करने पर पारद की चंचलता और दुर्ग्रहत्व मतलब कि पारद को ग्रहण करने में जो हानि होती है, मतलब हम उसे ग्रहण नहीं कर पाते हैं, उसे कहेंगे दुर्ग्रहत्व। तो चंचलता और दुर्ग्रहत्व दोष का नाश होता है, उन प्रक्रियाओं को पारद का बंधन कहते हैं। देखो वैसे ये तो डेफिनेशन एक सिंपल भाषा में मैं बताऊँ तो पारद का बंधन मतलब पारद के साथ हम जो भी क्रियाएं करते हैं, कि हम उसका संस्कार कर रहे हैं, हम उसे औषधि निर्माण कर रहे हैं, कैसे कैसे परपटी बना रहे हैं, कि कजली बना रहे हैं, कि उसको अग्नि के साथ सहयोग कर रहे हैं, या किसी धातु की भस्म बना रहे हैं, मतलब पारद का हम जिस तरीके से भी यूज़ करते हैं वो सब उसके पारद के बंद हो जाते हैं। और हम वही करते हैं इसमें कि हम उसकी चंचलता को थोड़ा सा नष्ट करते हैं और उसका दुर्ग्रहत्व को नष्ट करते हैं, जिससे हम अच्छे से ग्रहण कर सकें। तो ये 2 चीज़ों को नाश करने को ही हम पारद को बंद करते हैं। पारद के बंद नंबर याद रखना अच्छे से 25 होते हैं, और किसी आचार्य ने एक और एक्स्ट्रा माना है जलू का, तो उसे माना है 26वां। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? हट बंध, आरोढ़ बंध, आभास बंध, क्रियाहीन, पिष्टिका, ये 5।
चार खोट पोट कल्क कजली, फिर है सजीव निर्जीव, सबीज निर्बीज और श्रृंखला, ऐसे याद रखना। फिर यहाँ द्रुति, फिर ये चार एक साथ, बालक कुमार तरुण और वृद्ध, मूर्ति जल अग्नि सुसंस्कृत और महाबंध। वैसे नाम भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ठीक है, एक बार आंखों के सामने से चले गए तो अच्छा होगा कि जैसे श्रृंखला क्या है, तो भारत का एक बंध है, ठीक है नाम। फिर कुछ विद्वान जो होता है वो क्या होता है 26वां, जो जलुका बंध है उसे भी मानते हैं। वस्तुतः जलुका बंध बंध जो थे वो क्रिया का शरीर में कोई उपयोग नहीं होता है। ये बंध ठीक है 25 होते हैं और 26वां, बस इतना ही ध्यान रखना है। अब है जारना। जारना किसे कहते हैं, ये देखो ये मतलब पारद को जो होता है वो दोषों से करने का मतलब उसके दोष नष्ट हो जाए और उसमें एक ऐसी पावर आ जाए कि जो रोगों को नष्ट करे, तो उसके लिए हम करते हैं ये जारना। देखो पारद में गालन पातन आदि प्रक्रियाओं के बिना ही, मतलब हम गालन पातन ये नहीं कर रहे हैं, फिर हम उसे बालुका यंत्र में या जारना यंत्र के द्वारा गंधक अभ्रक माक्षिक स्वर्ण रजत रत्न आदि द्रव्यों का जारण करते हैं। करने के पश्चात भी पारद के भार में या स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब हमने बालुका यंत्र में या फिर जारना यंत्र में हमने पारद रखा और पारद के साथ हम क्या रख सकते हैं, मतलब जिसकी भी हमें जारना करनी है, गंधक अभ्रक माक्षिक स्वर्ण माक्षिक रजत रत्न आदि, तो हमने उसी पात्र में हमने पारद लिया और उसके साथ हमने क्या लिया, गंधक अभ्रक आदि, इनमें से कुछ भी एक चीज़ लिया। फिर हम इसमें अग्नि देते हैं, तो अग्नि पर तपाने के बाद कुछ टाइम मतलब कि कुछ टाइम तक रखते हैं। उसके बाद मतलब ऐसा दिखता है कि जितना पारद हमने लिया था उतना ही पारद हमें क्वांटिटी में प्राप्त होता है और वहाँ पर अभ्रक या गंधक प्राप्त नहीं होता है। मतलब वहाँ पे पारद ने सबको क्या कर लिया, आत्मसात कर लिया या अपने अंदर उनका जरण कर लिया है ना, और क्या बिना उसकी क्वांटिटी को बढ़ाए। मतलब यहाँ पे हमने जितना पारद लिया था हमें पारद उतना ही प्राप्त होगा और ना ही हमें गंधक प्राप्त होगा, ना ही अभ्रक मतलब जो हमने डाला है वो भी प्राप्त नहीं होगा, और ना ही पारद की क्वांटिटी बढ़ी हुई मिलेगी, पारद उतना ही मिलेगा। मतलब इसका मतलब कि जैसे हमने खाना खा लिया तो अंदर बच गया है तो बाहर अलग नहीं दिखेगा ना कि खाना है या इतना है ऐसा, तो मतलब उसने वो पचित कर लिया है या उसका जारण हो चुका है। ये सिंपल भाषा में देखें तो विविध यंत्रों द्वारा पारद में गंधक आदि द्रव्यों को जीर्ण करना या पचाना जारण कहलाता है। बस इतना यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है कि जारना के बाद भी पारद की क्वांटिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा नहीं कि हमने जितना गंधक लिया अगर पारद के साथ तो वो उतनी क्वांटिटी में बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा, ठीक है। पारद को अष्ट संस्कारित हो या हिंगोलोद पारद हो, मतलब पारद अष्ट संस्कारित हो या हिंगोलोद पारद हो, यदि उसमें 6 गुना गंधक का जारण न किया हो तो उसमें रोगनाशक शक्ति पूर्ण रूप से नहीं आ पाती। इसीलिए पारद में रोगनाशक शक्ति और रसायन गुण उत्पन्न करने के लिए हम षट गुण गंधक का जारण करते ही है। मतलब हम अगर कोई भी औषधि या कोई भी योग बना रहे हैं पारद का, तो वो पहले से डिसाइडेड है कि यहाँ पे हमको पारद मतलब गंधक का जारण कराना ही है, फिर हम उसको यूज़ करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा होगा, रसायन गुणयुक्त और रोगनाशक शक्ति मतलब उसमें आ जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ संस्कार के बाद ही हमने उसको यूज़ कर लिया है औषधि रूप में, हमें गंधक का जारण कराना पड़ेगा, फिर हम उसको औषधि रूप में यूज़ करेंगे। गंधक का जारण दो प्रक्रियाओं द्वारा होता है, एक है बहिर्धूम और एक है अंतर्धूम। अब बहिर्धूम मतलब ऐसा होगा कि खुले पात्र में कर रहे हैं जहाँ धुआं बाहर निकल रहा है। अंतर्धूम मतलब कि हमने पैक कर दिया है उसके ढक्कन को या जिसमें भी कर रहे हैं वो पात्र का मुख बंद है, तो वह अंतर्जारण हो जाएगा। तो बहिर्जारण देखते हैं बालुका यंत्र विधि से। देखो यहाँ बालुका यंत्र बना है, वैसे यहाँ बॉटल नहीं लिए लेना है, लेकिन ये बालुका यंत्र ही है कि जैसे ये अग्नि है, ये हमने एक पात्र लिया है और यहाँ पे क्या है कि बालुका भरी है और इसके अंदर एक पात्र है। मतलब यहाँ पे हम इस पात्र को अग्नि सीधे नहीं देते हैं, बालुका के द्वारा यहाँ पे हम अग्नि देते हैं, तो इसे बालुका यंत्र कहते हैं। बालुका यंत्र विधि से खुले मुख वाले पात्र में, इसका मुख खुला होना चाहिए, इसका पैक है यहाँ पे, ठीक है। तो खुला बालुका यंत्र लिया और उसके अंदर एक पात्र लिया और जिसका मुख क्या है, खुला है, तो खुले मुख वाले पात्र में गंधक जारण किया जाता है। इसे बहिर्धूम गंधक जारण कहते हैं और इस विधि से गंधक जारना शीघ्र होती है। कैसे करते हैं देखते हैं हम गंधक जारण की बहिर्धूम विधि। बालुका यंत्र के ऊपर एक मिट्टी या लोहे का पात्र रखकर उसमें हम शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक समान भाग में लेते हैं। हमें कितना 6 गुना गंधक का जारण करना है, ठीक है। तो यहाँ हमने पहले ही समान भाग में लिया, जितना हमने पारद लिया उतना ही पहला गंधक लिया।
गंधक पिघल कर बाद में शुद्ध पारद डालकर अग्नि देते जावे। ठीक है, गंधक पिघल गया, मतलब पहले हमने सिर्फ गंधक लिया और उसे पिघला लिया, उसके पिघलने के बाद हमने उसमें पारद डाल दिया उतना समान भाग में। फिर जब गंधक आधा हो जाए, ठीक है, मतलब आधा किसने, पारद ने जारण कर लिया अपने अंदर या पचा लिया, तो आधा गंधक बचा हुआ प्राप्त होगा, मतलब दिखेगा। तो जब आधा गंधक जब बच जावे तो पुनः पारद के समभाग गंधक उसमें मिला दे। इस प्रकार 6 गुना गंधक का जारण करें। ठीक है, पहले हमने क्या किया, गंधक लिया, पहले तो पारद और गंधक को समान भाग में लिया, और गंधक को पहले हमने उस पात्र में ले लिया, अग्नि बालुका यंत्र द्वारा हमने उसे अग्नि दी। अग्नि देने के बाद क्या हो गया, गंधक लिक्विड हो गया, मतलब वो लिक्विड फॉर्म में आ गया। लिक्विड फॉर्म में आने के बाद हमने उसमें समान भाग में पारद मिला दिया। अब हमने यहाँ पे सिर्फ एक भाग गंधक यूज़ किया। अब फिर हम एड ऑन कैसे करेंगे, तो आधा गंधक का जारण हो गया, तब हमने फिर से एक भाग गंधक मिला दिया, फिर वहाँ पे आधे गंधक का जारण हो गया, फिर हमने उसमें एक भाग मिला दिया। इस तरीके से हम 6 बार या 6 गुना गंधक का जारण कराते हैं। अब देखेंगे अंतर्धूम के द्वारा कैसे करेंगे। मतलब यहाँ पे पात्र खुला था, हमें दिख रहा था कि हाँ आधा गंधक का जारण हो चुका है, अब हम इसमें गंधक ऐड कर देंगे। अंतर्धूम विधि से क्या होता है कि अंतर्धूम विधि में कच्छप यंत्र या भूधर यंत्र, ये यंत्र हम पढ़ेंगे, इसे अभी ध्यान रखना कि कच्छप यंत्र, भूधर यंत्र द्वारा बंद कूपी या यंत्र द्वारा गंधक जारण किया जाता है। मतलब ये यंत्र ऐसा है कि जहाँ पे हम उसको पैक करेंगे, मतलब उसका मुख जो होता है वो बंद रहेगा, खुला नहीं होगा। तो जिसमें गंधक जारण किया जाता है, इस विधि से गंधक जारण क्रिया मंद गति से संपन्न होती है। क्यों मंद गति से होती है, क्योंकि यहाँ मुख बंद है, हम उसे खोलेंगे, फिर वापस देखेंगे, फिर गंधक डालेंगे, और वहाँ पे मुख खुला था, तो हम देख कर उसी वक्त हम गंधक ऐड करते हुए जा रहे थे। अब इसकी विधि क्या है, सर्वप्रथम गंधक का जारण करना चाहिए। हाँ, इसकी विधि यही बस थी कि कच्छप यंत्र और इनमें हमको वो पैक रहेगा तभी डालना है। हमें कैसे करना है, एक मिनट, तो हाँ, यहाँ हम ऐसे करते हैं कि पहले हमने एक भाग गंधक का जारण किया, फिर हमने अगर कूपी में कर रहे हैं, कूपी मतलब एक बॉटल ली है, उसमें कॉर्क लगाया है, मतलब उसमें ढक्कन लगाया है, उसके अंदर हमने पारद और गंधक डाल दिया है और उसका जारण कर दिया। फिर जारण कंप्लीट होने के बाद उसे हम अलग करेंगे, फिर देखेंगे, और फिर उसके बाद हम एक भाग डाल के फिर गंधक जारण करेंगे। फिर ऐसे करके हम अलग अलग प्रोसीजर में करेंगे कि एक बार गंधक का जारण हुआ, फिर 2 बार किया, फिर 3 बार, ऐसे 6 बार करेंगे, तो षट गुण गंधक का जारण कंप्लीट हो जाएगा। और पहले वाले में हमें वो प्रोसेस जो थी वो कंटिन्यू थी, वहाँ हमें अलग अलग प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए वो जल्दी हो जाता है और ये वाला टाइम लेता है थोड़ा सा। अब गंधक जारण का क्रम देखेंगे कि हम जैसे हम किसी जारण कर रहे हैं धातु का, रत्न का या गंधक का, तो हम उसका सीक्वेंस क्या होगा। ठीक है, तो सर्वप्रथम गंधक का जारण करना चाहिए, तत्पश्चात अभ्रक का, स्वर्णमाक्षी का करेंगे, और उसके बाद नाग और वंग का। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहले तो गंधक का जारण ही करना है। ठीक है, गंधक का जारण किए बिना धातुओं का जारण करने से पारद में शुदा नहीं बन पाती है और उसमें धातुएं जीर्ण नहीं हो पाती है। अगर हम पहले ही धातुओं का जारण करने लगते हैं तो धातुएं जीर्ण नहीं हो पाती है। जब हम पहले गंधक का जारण करते हैं तो उसकी जारण शक्ति और धातुओं के लिए बढ़ जाती है, इसीलिए हम पहले गंधक का जारण करते हैं। आयुर्वेद प्रकाश ने बताया है गंधक का जारण पहले, फिर सोने का बता दिया, फिर अभ्रक का बताया। यहाँ पे उन्होंने वो थोड़ा सा ये कर दिया है, अभ्रक को पीछे कर दिया है। और फिर सर्वलोह में नाग, वंग, स्वर्ण, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। अब हम देखेंगे गंधक जीर्ण पारद की उपयोगिता, मतलब जो हम गंधक जीर्ण किया है हमने, उसकी उपयोगिता क्या होगी। तो सबसे पहले है समगुण गंधक जीर्ण, मतलब अगर एक ही भाग गंधक को जीर्ण किया है, फिर 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना और 6 गुना, तो वो कैसे कैसे गुणकारी होगा। तो रसरक्त तरंगिणी का देखेंगे। सबसे पहले ये है, देखो पहले वाला जो था वो सामान्य रोगनाशक होगा, मतलब जो सामान्य रोग होंगे उन्हें हटा दे, मतलब नष्ट कर देगा। फिर सेकेंड वाला महारोगनाशक होगा, अब दोनों रोग नष्ट हो गए। फिर पुंसवत्व वृद्धि दायक होता है, ये पुंसवन शक्ति को बढ़ाने वाला होता है। फिर उत्साह, मेधा और स्मृति, 4 पे आ जाएगा उत्साह, मेधा और स्मृति। ठीक, 5वें पे आएगा गद संताप नाशक, तो ये जो होता है वो क्या होता है, गद संताप को नष्ट करेगा।
5 में संताप, ठीक है, 4 में उत्साह मेधा स्मृति, और 6 गुण वाला सबसे लास्ट वाला ये तो उत्तम हो गई, तो ये अद्भुत कार्य करने वाला होगा। तो पहला क्या पढ़ा, सामान्य रोगनाशक, फिर महारोगनाशक, फिर तीसरा रोग नष्ट हो गया, पुंसवन वृद्धिदायक होता है, ये पुंसत्व वृद्धिदायक होगा। फिर अगर पुंसत्व प्राप्त होगा तो उत्साह मेधा और स्मृति भी हो जाएगी। और 5वें में संताप है, 5 में संताप, ऐसे याद रखना, तो गत संताप नाशक और अद्भुत कार्य करने वाला। कोई एक याद रख लेना आप, जैसे आयुर्वेद प्रकाश का भी पढ़ लेते हैं हम। सबसे पहला वाला जो होता है वो शुद्ध की अपेक्षा 100 गुना फलप्रद होता है, मतलब हमने संस्कार और शोधन कर लिया, उसके बाद अगर हमने जारण किया है तो वो 100 गुना ज़्यादा अच्छा होगा शुद्ध पारद की अपेक्षा। द्विगुण वाला सारे कुष्ठ रोगों का नाश करेगा। त्रिगुण सर्व जड़ता नाशक होगा। कुष्ठ जड़ता, पहला है कुष्ठ, मतलब सेकेंड वाले में है कुष्ठ, फिर है जड़ता, फिर चतुर्थ वाले में है बलि पलित नाशक, बलि पलित नाशक, ये भी स्किन डिसऑर्डर के लिए है। पंचगुण में है क्षय नाशक, ये जो होता है वो क्षय को नाश करता है। और षटगुण वाला सर्वरोग है, ठीक है, ये आप याद कर लेना, इनमें से कोई एक या दोनों हो जाए आपको तो दोनों ही कर लेना, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, ये हो गई जारण। जारण समझ में आया ना, पारद की पचाने की शक्ति को जारणा कहा गया है, किनको, धातुओं को। अब है मूर्छना। मूर्छना देखेंगे, पारद में गंधक के सहयोग से अथवा गंधक के बिना ही निश्चित रूप से व्याधि नाशक की शक्ति को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को मूर्छना कहा है। मूर्छना मतलब कि यहाँ हम पारद को औषधि रूप में कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, उन कल्पनाओं को बनाना ही मूर्छना का है, मतलब पारद की कल्पनाएं, ऐसा कह सकते हैं कि पारद की जो कल्पनाएं होती है उन्हें हम मूर्छना कहेंगे। पारद में निश्चित व्याधि नाशक शक्ति का आधान करने को ही मूर्छना कहा गया है। ये सिंपल डेफिनेशन है, आप याद रख सकते हैं, ठीक है। निश्चित व्याधि नाशक शक्ति उत्पन्न करने को ही मूर्छना कहते हैं। मूर्छना के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, सगंध मूर्छना और निर्गंध। सगंध मतलब गंधक के साथ, सल्फर के साथ अगर हम पारद और गंधक, मतलब कि पारद को हम गंधक के साथ मिला करके औषधि बनाएंगे जो भी, तो वो सगंध हो जाएगी, जो कि 80% यूज़ होती है। मतलब क्योंकि गंधक के साथ हमने देखा है कि जब पारद और गंधक साथ में होते हैं तो पारद की यहाँ पर कैपेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसीलिए सगंध वाले ही ज़्यादा यूज़ होते हैं 80%, निर्गंध वाले 20%। इसमें भी है 2 कि सहाग्नि और निराग्नि। तो सहाग्नि, अग्नि के साथ में हम क्या बनाएंगे, रस परपटी, रस सिंदूर, ये हम पढ़ेंगे, मकर ध्वज, मल्ल सिंदूर, समीर पन्ना। एग्जाम्पल याद रखना, निराग्नि में कजली बनेगी, फिर निर्गंधक, इनमें गंधक नहीं होता है इन तीनों में, ठीक है। तो यहाँ पे भी सहाग्नि, रस पुष्प और रस कर्पूर देखेंगे, और निराग्नि में देखेंगे मुग्ध रस। तो यहाँ पे निराग्नि मुग्ध रस, यहाँ गंधक भी नहीं है और अग्नि भी नहीं है, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल हो गए कुछ। अब हम देखते हैं मूर्छना के लक्षण। तो शुद्ध गंधक के साथ शुद्ध पारद को खल्व में अच्छी प्रकार से मर्दन करने पर पारद अपनी गुरुता और चपलता को त्याग कर कज्जलवत या कृष्णवर्ण सूक्ष्म चूर्ण रूप में आ जाता है। इसे हम पारद को की मूर्छना कहेंगे। इसे ही रस विज्ञ मूर्छना कहते हैं, मतलब सबके अकॉर्डिंग थोड़ा अलग अलग है। ऐसा भी कहा गया है कि गंधक और पारद को हम क्या खल्व में अच्छी प्रकार से मर्दन करते हैं और उसकी गुरुता और चपलता को नष्ट करते हैं, तो जो कि कज्जलवत या कृष्ण वर्ण का हो जाता है, तो उसे हमें पारद की मूर्छना कहते हैं। यह अनुपात भेद से रोग समूह को नष्ट करने वाला होता है। अनुपात भेद मतलब वही कि पारद और गंधक का अनुपात, अगर गंधक और पारद का अनुपात अलग अलग है तो उनकी शक्तियाँ अलग अलग होगी काम करने की, या रोगनाशक या उनके गुण अलग अलग होंगे, ओके। पारद जब अपनी गुरुता और चपलता को त्याग कर कृष्ण वर्ण और चूर्ण समान हो जाता है, उसे हम मूर्छना कहते हैं। यह अनेक वर्ण का भी हो सकता है, जैसे कजली को अग्नि पर हम पाक करेंगे तो वो कैसा हो जाता है, रस वर्ण का हो जाता है और रक्त वर्ण का हो जाता है, तथा रस सिंदूर और इसी में हम वंग मिला देते हैं तो वह स्वर्ण सदृश हो जाता है, जो कि जिसे क्या कहते हैं, स्वर्ण वंग कहते हैं। जैसे हमने कजली बनाई उसे अग्नि पर पाक करेंगे तो वह रक्त वर्ण का हो जाएगा, फिर उसमें हम वंग ऐड कर देते हैं, अगर वंग धातु है, वंग अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो कैसा हो जाता है, स्वर्ण के सदृश हो जाएगा, तो स्वर्ण सदृश चमक वाला स्वर्ण वंग हो जाता है। और देखो इसका एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि स्वर्ण वंग में सोने की मात्रा कितनी होती है, तो यहाँ सोने की मात्रा नहीं होती है। यहाँ पर क्या होता है, कजली होती है और उसमें हम वंग डालते हैं, मतलब कजली में क्या होता है, पारद और गंधक और वंग, यहाँ पे सोना नहीं होता है। कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं मतलब एग्जामिनर्स की, स्वर्ण वंग में सोना कितना मात्रा में होता है या सोना कितना होता है,
तो उसमें सोना नहीं होता है, उसको सिर्फ कलर के हिसाब से बोलते हैं स्वर्ण। अब मूर्छना का फल, पारद मृत होकर देह सिद्धि प्रदान करता है। वही हम औषधि के लिए बना रहे हैं, तो मतलब हम देह सिद्धि के लिए बना रहे हैं, देह के लिए बना रहे हैं, हमारे शरीर के लिए। सगंध और निर्गंध मूर्छना फल, तो देखो इसमें हम देखते हैं कि सगंध कितना ज़्यादा अच्छा होता है और निर्गंध कैसा होता है। तो सगंध जो होता है वो दीर्घ काल तक सेवन करने पर भी शरीर में पारद विकार उत्पन्न नहीं करता है। जैसे कि हम कोई भी औषधि ले रहे हैं, कोई भी रोग हो रहा है, तो वो रोग ठीक होने के बाद भी अगर हम वो लेते रहेंगे तो वो शरीर पे बुरे इफेक्ट नहीं दिखाएगा या विकार उत्पन्न नहीं करेगा। ठीक है, वो कि सौगंध मतलब कि गंधक के साथ पारद जब गंधक के साथ होता है तो वो रोमकूपों से वो निकल जाता है शरीर से। जो उसकी टॉक्सिसिटी होती है पारद की, वो श्वेत के द्वारा बाहर निकल जाती है। कब? जब वो गंधक के साथ होता है। लेकिन निर्गंध होने पर क्या होता है कि वो तो उसकी टॉक्सिसिटी बाहर नहीं निकलती है पारद की, क्योंकि वो गंधक के साथ नहीं है। और इसमें क्या होता है कि अगर अधिक समय तक हम यूज़ करते रहेंगे निर्गंध योगों का, मतलब निर्गंध औषधि योगों का, तो वो क्या होगा? विकार उत्पन्न करने वाला होगा। तो सगंध ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा अच्छा नहीं, अच्छा ही होता है, निर्गंध नहीं अच्छा होता है। मूर्छना हेतु तो पारद का मान आधा पल, ठीक है, ये देखा था हमने, आधा पल की संस्कार के लिए भी हम कम से कम आधा पल तो लेते ही हैं पारद, और मूर्छना के लिए भी आधा पल लेते हैं। हम मूर्छन और मूर्छना में क्या भेद है? मूर्छन जो होता है वो हमने पढ़ा था कि वह तृतीय संस्कार था, तो पारद का जो संस्कार है वो मूर्छन है, या जहाँ क्या होता है दोषों को दूर किया जाता है। और यहाँ क्या है? मूर्छना मतलब व्याधि नाशक गुणों को उत्पन्न किया जाता है। फिर इसका सेकेंड देखेंगे, नष्ट पिष्ट हो जाने तक हम उसका मर्दन करते हैं। औषधियों के साथ हम नष्ट पिष्ट हो जाने तक मर्दन करते हैं, उसे हम मूर्छन करते हैं। और यहाँ हम उसको सेवन के योग्य बनाते हैं, औषधि कि हम जिसको सेवन कर सकें। और यहाँ पे हम पारद स्थित नाग वंग दोष नष्ट हो जाते हैं पारद में स्थित। और यहाँ पे होता है कि हम पारद को विविध कल्पना पारद की विविध कल्पनाएं तैयार करते हैं, जैसे कि कजली, परपटी, रस सिंदूर, अनेक प्रकार के रूपों में और अनेक प्रकार के वर्ण में हम उसको तैयार करते हैं। और यहाँ हम पारद के नाग वंग को नष्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा पारद की गतियाँ और बंध और जारणा और मूर्छना, ये इनका इंट्रोडक्शन देखा। मूर्छना हम आगे और पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। पारद की गतियाँ क्या होती है? चंचलता के कारण पारद इधर उधर भागता रहता है, वही पारद की गतियाँ हो गई। याद कैसे की थी? सबसे पहली जल, हंस, मल, धूम और जीव गति, ये ऊपर की जो चारों होती है वो दिखती है, दृश्य होती है, लास्ट वाली अदृश्य होती है, जैसे कि शरीर से आत्मा का बाहर निकलना। सबके एग्जाम्पल आप याद कर लेना। जीव गति जैसे देखी थी वही। और इसको रोकते कैसे हैं? रोकते कैसे? तो मंत्र और ध्यान आदि के द्वारा ही ये हम रोक सकते हैं। पारद के बंध, जिसमें हम उसकी चंचलता को और दुर्ग्रहत्व को नष्ट करते हैं, वही पारद के बंध है। 25 बंध बताए हैं, 26वां एक जलू का बंध है, बस इतना ही ध्यान रखना है। जारणा मतलब उसकी ग्रासिंग पावर को हम बढ़ाते हैं या उसका दीपनीय शक्ति बढ़ाते हैं। इसमें बढ़ाते नहीं, एक्चुअली जो बढ़ी हुई रहती है तो हम उसका यूज़ करते हैं इसमें हम। तो जैसे गंधक का जारण करा दिया हमने, वो जारणा में पारद की क्वांटिटी बढ़ती नहीं है, ना ही कम होती है, ठीक है, वो पूरा खा लेता है उसे। तो ये हो गया पारद का जारण, ठीक है। और जो करना ही चाहिए पारद का जारण, क्योंकि ये रोगनाशक शक्ति और रसायन गुण युक्त होता है, ठीक है। 2 प्रकार से करते हैं, बहिर्धूम, जिसमें हम पूरा खुला रहेगा उसका मुख पात्र का, और हम उसमें आधा नहीं, जब आधा जारण हो जाए तो हम उसमें समभाग में ऐड करते जाएंगे, हम 6 बार ऐसे करेंगे। अंतर्धूम में हम पूरा कंप्लीट जारण करेंगे, फिर उस प्रोसेस को रोक करके फिर स्टार्ट करेंगे दूसरी। तो इसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहिर्धूम में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। उसमें हम बालुका यंत्र कर रहे से का यूज़ कर रहे थे, यहाँ कच्छप यंत्र या भूधर यंत्र का। जारणा का क्रम सबसे पहले गंधक का ही करेंगे, उसके बाद अभ्रक का, फिर स्वर्ण आदि का। लेकिन आदित्य प्रकाश ने क्या बोला है? गंधक का बोला है, उसके बाद सोने का बोल दिया, फिर अभ्रक का बोला है। मतलब उन्होंने धातुओं को तो इधर रखा है, सर्वलोह में स्वर्ण भी आएगा, लेकिन यहाँ पे उन्होंने सिर्फ धातुओं को इधर रखा है, लेकिन सिर्फ स्वर्ण को आगे कर दिया, फिर अभ्रक लिया, फिर बाकी सारी जो रजत, ताम्र, लोह, ये सारी सब चीज़ें पीछे आ गई, नाग वंग, बस स्वर्ण को उन्होंने गंधक की जस्ट बात कर दिया है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। जरित गंधक का प्रमाण, ठीक है, देख लेना आप, रस तरंगिणी के अनुसार याद कर। जैसे पहला रोगनाशक, फिर महारोगनाशक, पुंसत्व शक्ति वर्धक होगा, और फिर उत्साह, मेधा, स्मृति, 5वां हो जाएगा संताप, और फिर अद्भुत कार्य करने वाला। मूर्छना क्या होता है?
कि पारद में निश्चित व्याधि नाशक शक्ति को उत्पन्न करना मूर्छना कहलाएगा। सगंध, निर्गंध, साग्नि, निराग्नि, ये हो गई इसके लक्षण। ठीक है, वो मर्दन करते हैं हम। पारद और गंधक का जो कृष्ण वर्ण सूक्ष्म वर्ण हो जाता है इसे भी मूर्छना कहा गया है। और कलर मतलब इसका अलग भी हो सकता है, जैसे स्वर्णमंगल एग्जाम्पल दिया था और रस सिंदूर एग्जाम्पल दिया है। इसका फल क्या होगा, तो ये देह सिद्धि प्रदान करने वाला होगा। सगंध ज़्यादा अच्छा होता है, निर्गंध थोड़ा कम अच्छा होता है, क्योंकि ये अधिक मात्रा में लेने से विकार उत्पन्न करेगा। ऐसा नहीं है कि पहले ही करेगा, लेकिन अगर रोग खत्म हो गया है फिर भी अगर आप लेते जा रहे हैं तो वो विकार उत्पन्न करेगा। मूर्छना के लिए मान आधा पल और अंतर। ठीक है, ये हो गया हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, हमने गतियाँ पढ़ी है, गंध पढ़ा है, जाना पड़ी और मूर्छना पड़ी है। ओके, थैंक यू।